आप सभी विद्वज्जनों एवं श्रोतागण का स्वागत है एवं सादर प्रणाम है। हमारे महाविद्यालय द्वारा अब तक जो भी वेबिनार हुए हैं उनका विवरण है। सबसे पहले हमारी तरफ से वेबिनार हुआ था इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन एंड सोसाइटी, जिस पे शिक्षा और समाज पर क्या कोरोना का वायरस का प्रभाव मिला, वो हम लोगों ने इस पे विचार विमर्श किए। दूसरा राष्ट्रीय वेबिनार हुआ वैश्विक समस्याओं के समाधान में अघोर जीवन की महत्ता। इस पे भी सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि अघोर पथ के द्वारा भी कैसे हम इस वायरस को खत्म कर सकते हैं। हमारा तीसरा वेबिनार हिंदी साहित्य, हिंदी संत साहित्य के संस्कृतियों की महत्ता को लेते हुए उसको आयोजित किया गया, जिस पे सभी लोगों ने कबीर से लेकर के आज के रविशंकर जी, स्वामी रामदेव जी और सदगुरु जी जैसे महान संत के द्वारा कोरोना वायरस को कैसे हम मात दे सकते हैं उसके बारे में बताया गया। क्योंकि समय समय पर हमारे महाविद्यालय द्वारा कुछ न कुछ कार्य शिक्षा से संबंधित होते रहे हैं, तो हम लोग उसी पथ पर अग्रसर रहने की कोशिश रहती है। कोरोना वायरस के चलते फिर आज हम पुनः फिर ऐतिहासिकता जो विरासत है हमारी, उससे संबंधित आज हमारा वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें महान सभी विद्वज्जन हम लोगों से जुड़े हैं। इस तकनीकी क्षेत्र के द्वारा ही हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी इसी श्रृंखला में कल हमारे यहाँ एक और वेबिनार होने वाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था से संबंधित है। और उसमें भी क्योंकि इस समय जो कोविड-19 द्वारा हमारे देश में जो समस्याएं चल रही हैं, वो केवल आपके देश की समस्या नहीं है, ये विश्व की समस्या है। इसलिए इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लोगों को मिलकर इसमें कदम उठाना है और इससे कैसे हम जल्दी से जल्दी छुटकारा तो नहीं कर सकते, लेकिन ख़त्म कैसे करें, इसके लिए हम लोग इसी वेबिनार के माध्यम से हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं और जनमानस तक ये हम बात अपनी पहुंचा सकते हैं कि आप स्वयं सुरक्षित रखें और समाज को भी। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले विद्या एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती के श्री चरणों में 2 श्लोक समर्पित करते हुए मैं प्रारंभ करूंगी। सरस्वती च तां नौमि वागधिष्ठात्र देवतां देवत्व प्रतिपद्यते यद अनुग्रहो जनः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। आज के शीर्षक के विषय में मैं कुछ शब्द स्पष्ट करना चाहूंगी। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, अपितु यह विश्व के सभी हिस्सों में लोगों की आजीविका का भी साधन है। किसी स्थान विशेष की सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जानकारी पर्यटन के द्वारा ही मिलती है। कोविड महामारी के इस दौर में जहां विश्व में अनेक अव्यवस्थाएं फैली हैं, पर्यटन भी इससे अछूता नहीं रहा है। मनुष्य इस ब्रह्मांड का ऐसा प्राणी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अवसरों को तलाशता रहता है। इस आपदा काल में जिस प्रकार शिक्षा, संगोष्ठी, व्यावसायिक
आदि कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, पर्यटन में भी संभावनाएं वर्चुअल टूरिज्म के तौर पर तलाशी जा रही हैं। यदि आज आपदा की स्थिति न होती तो श्रावण मास के इस पावन मास में शिवालयों में, अमरनाथ में कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती, लेकिन वहां भी इस समय ऑनलाइन ही शिवार्चन की व्यवस्था हो रही है। आज के वेबिनार में हम इन्हीं संभावनाओं की तलाश में विद्वत जनों के विचारों को सुनकर उन्हें अंगीकार करते हुए आयोजित कर रहे हैं। हमारे प्रमुख विद्वत जन जो कि आज के प्रमुख वक्ता हैं, प्रोफेसर गीता देवी जो प्राचीन इतिहास विभाग, पुरातत्व विभाग से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हो चुकी हैं। दूसरे हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर प्रवीण कुमार मिश्र, गुरु घासीराम केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, अध्यक्ष हैं ये। डॉक्टर मीनू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग, एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय संबद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय। डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, वीकेएम पीजी कॉलेज संबद्ध बीएचयू वाराणसी। डॉक्टर सतीश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कांदीपुर सुल्तानपुर संबद्ध अवध विश्वविद्यालय। डॉक्टर दीपमाला मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज इलाहाबाद। अब मैं महाविद्यालय की प्रबंधक मैम से यह अनुरोध करूंगी कि इस वेबिनार की सफलता के लिए कुछ 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहें। आज के इस वेबिनार का विषय भारत की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत बहुत ही प्रासंगिक है। इस कोविड-19 के महाप्रकोप के बाद किस तरह पर्यटक पे असर पड़ेगा ये हम सबको मालूम है। हमारी कितनी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। आज के हमारी इस विषय पे वक्ता प्रोफेसर गीता देवी जी, आप लोग देखेंगे कि कितना असीम ज्ञान का भंडार है। प्रोफेसर प्रवीण कुमार जी, डॉक्टर मीनू अग्रवाल जी, डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सतीश सिंह और सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज समाजशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर दीपमाला जी, हम इन सभी वक्ताओं को सुनते हैं और आज के इस समय काल में ये वेबिनार एक माध्यम है कि हम लोग किसी भी ऐसे परिणाम पे पहुंचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इस जहां हर तरह की बंदिशें हैं, वहां हम पर्यटक के बारे में क्या सोचते हैं कि किस तरह हम अपनी विरासत में मिली संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी विषय विशेष पर चर्चा होगी आज। और हम प्रोफेसर गीता देवी जी जो हमसे जुड़ चुकी हैं प्रथम वक्ता के रूप में, उनका स्वागत करते हैं। और शिक्षा जगत में आप एक हस्ती हैं, आपकी कविताओं की भी पुस्तक है, प्राचीन इतिहास में आपका असीम ज्ञान है। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर गीता देवी जी का। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्या देहि नमोस्तुते। सर्वेश्वरी पीजी विद्यालय की प्रबंधिका डॉक्टर वीना सिंह जी को आज के वेबिनार के संयोजक समूह एवं सभी प्रतिभागियों को मेरा अभिवादन है। कहते हैं कि सेमिनार्स या वेबिनार्स आर फूड फॉर थॉट। तो आज के सेमिनार का जो विषय है भारत की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत, पर्यटन और कोविड-19, इस विषय पर बहुत विचार, जिसके 3 उप विषय भी हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्मारक, ऐतिहासिक धरोहरों को सजोते संग्रहालय
और ऐतिहासिक महत्व के धर्मस्थल। बहुत विचार और संकोच के साथ ये इंगित करना चाहूंगी कि सेमिनार के विषय पर गंभीरता और उसकी व्यापकता पर संभवतः और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुख्य विषय के तीनों उपविषय अपने आप में स्वतंत्र और विस्तृत विश्लेषण मांगते हैं। बहुत प्रयास के बाद मैंने ये निश्चित किया कि मैं इस विषय के अंतिम उपविषय ऐतिहासिक महत्व के धर्मस्थल पर कुछ बिंदु लूं, किंतु पर्यटन की दृष्टि से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक धर्म स्थलों पर संक्षिप्त से संक्षिप्त प्रकाश डालना भी असंभव लगा। अंततः गत्वा ये निर्णय किया कि क्यों ना प्रयाग के संदर्भ में ही विचार किया जाए। प्रयाग की प्राचीनता और उसका धार्मिक महत्व दोनों ही निर्विवाद हैं। प्रयाग से परिचित भी सभी लोग हैं, लेकिन इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। जैसा कि अभी पहले पूर्व में कहा गया कि धार्मिक स्थलों पर पर्यटन और टूरिज्म की दृष्टि से यह सेमिनार आयोजित किया गया है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि पूर्व काल में यानी प्राचीन भारत में यह तीर्थ यात्रा या तीर्थाटन कहा जाता था। इसका महत्व आध्यात्मिकता से जुड़ा था। इसका उद्देश्य मात्र छुट्टियों में भ्रमण नहीं, बल्कि स्व का विकास और बड़ी धार्मिक उपलब्धि से था। इस संबंध में दूसरी बात यह विचारणीय है कि तीर्थ की देवस्थलों की परिभाषा की गई और उस परिभाषा के अनुसार उन स्थानों को तीर्थ कहा गया जिन स्थानों की विशेषता वहां पर यज्ञादि संपन्न करने के कारण या तप करने के कारण हुई थी। इसके साथ ही साथ जल की विशेषता के कारण भी ऐसे स्थानों को तीर्थ कहा गया, जैसे जहां से जो धाराएं जल की स्वयं उद्भूत, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री, या जैसे गंगा सागर, या जैसे भागीरथी गंगा इत्यादि। तो ऐसी विशेषताओं से युक्त जल के उद्गम स्थान को भी तीर्थ कहा गया। ये उसकी व्याख्या है। वेद में किया गया है, जिसका रस फोम रस कहा जाता था और जो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इन सब उल्लेखों के साथ अंतोगत्वा मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए धर्मस्थलों से संबंधित जानकारी से लाभान्वित हुआ जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से हमारा इतिहास बहुत संपन्न और समृद्धिशाली है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने गागर में सागर भरने वाला वक्तव्य जो दिया है, उससे इस गोष्ठी में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सब को बहुत ही लाभ मिला होगा और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। बार बार आपका आभार मैम। अब हमारे अगले वक्ता हैं प्रोफेसर प्रवीण कुमार मिश्र जी। आप गुरु घासीराम केंद्रीय विश्वविद्यालय से हैं और आपका टॉपिक है हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टूरिज्म। हेलो जी सर, आवाज जा रही मेरी? जी सर। जी प्रणाम। इस संगोष्ठी जिस महाविद्यालय के माध्यम से आयोजित हो रही है, उसकी प्रातः स्मरणीय प्रबंधिका विदुषी महिला हैं डॉक्टर बीना सिंह जी। मैं आपको प्रणाम करता हूं मैम, क्योंकि काफी समय से आपके संस्थान से परिचित हूं और देखता रहता हूं लगातार आपका संस्थान कैसे एकात्मिक जगत में काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको पुनः एक बार अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं इस बिलासपुर की धरती से,
हूँ। मैं भी मूल रूप से प्रयाग का ही, आजकल बिलासपुर प्रवास चल रहा है। और इस संगोष्ठी में और भी जो आपके अपने सहयोगी हैं महाविद्यालय के लोग, उन सबको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विषय निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत अच्छा रखा है, समसामयिक विषय है। और तो सबसे बड़ी बात है इस विषय की, जैसा अभी प्रोफेसर गीता मैम भी जुड़ी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि विषय बहुत व्यापक है, तो निश्चित रूप से आपका न केवल मूल शीर्षक वरन मूल शीर्षक के साथ साथ जो आपने सह शीर्षक लिए हैं, तो वो सारे शीर्षक अपने आप में एक अलग अलग संगोष्ठी भर के लिए बड़े पर्याप्त है। फिर भी क्योंकि कई लोगों से आपसे बात करना है, अपने को 10 से 15 मिनट आपके बीच रहना है, इस नाते मैं उसी तरह से एक विषय मैंने चयन किया है ताकि जो विद्यार्थी अपने से जुड़े हैं वो विरासत को समझें, विरासत के महत्व को समझें, और इस तरह के विषय रखने के पीछे का हमारा क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को भी समझें। तो मैं समझता हूं कि पूरी आपकी संगोष्ठी एक सार्थक दिशा में जाएगी कि यदि व्यक्ति विरासत को समझ ले, विरासत के उपयोग को समझ ले, उसके प्रयोगों को समझ ले, उसके महत्व को समझ ले, आपकी संगोष्ठी सफल हो जाएगी। अब जब विरासत की हम बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी अपने से जुड़े हैं, तो उनको एक भ्रम होता है कि हेरिटेज और कल्चर एक ही है क्या, सिविलाइजेशन क्या है, यानी जिसको आप सभ्यता कहते हो, संस्कृति कहते हो, विरासत कहते हो, ये कैसे एक हैं, समानार्थी हैं, अलग अलग हैं, ऐसे भी प्रश्न उनके मनोभाव में उत्पन्न होते रहते हैं। अब उस संदर्भ में जो बात है कि जब हम विरासत की बात करते हैं, तो विरासत आप जानते हैं कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है और हमारे पूर्वजों को उनके अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। यानी विरासत पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलने वाली, प्राप्त होने वाली एक ज्ञान की परंपरा है। और ऐसी परंपरा के मामले में जिस राष्ट्र के निवासी हैं वह सबसे समृद्धतम राष्ट्र है, क्योंकि हमारी संस्कृति न केवल बड़ी पुरानी है वरन दुनिया में अन्य संस्कृतियां भी हमारी समकालिक रही हैं। आप मिस्र की बात करें, आप मेसोपोटामिया की बात करें, आप यूनानी रोमन कल्चर की बात करें, दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां रही हैं, लेकिन विरासत जितनी हमारी सिद्ध है, दुनिया के किसी देश की विरासत इतनी समृद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ श्रवण कीर्तन मनन की जो परंपरा रही है, जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का सिस्टम रहा है कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की जो प्रक्रिया रही है, वो सांस्कृतिक निरंतरता के साथ साथ हमारे यहाँ एक तरीके से विरासत की निरंतरता भी कायम रही है। तो विरासत तो आप समझ गए किस तरह से विरासत की बात आती है। अब जहां तक विरासत के सही स्वरूप को समझना है, उसके दो स्वरूप होते हैं। विरासत जो हमको प्राप्त होती है वो दो रूपों में प्राप्त होती है। एक तो प्राकृतिक विरासत है जो आपकी नेचुरल हेरिटेज हमारे सामने है, और एक जो मानव निर्मित विरासत हमारे सामने है। इस तरह की विरासत यानी लगातार टूरिज्म को, अगर टूरिज्म में किसी सेक्टर पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म पर काम करने की जरूरत है। आपसे जुड़े हमको बहुत अच्छा लगा, और आपके विद्यालय से मैं पहले से भी परिचित हूँ, और आगे भी जब कभी अवसर मिलेगा जुड़ूंगा। जन्मभूमि मेरी भले कहीं की हो, कर्मभूमि मेरी प्रयाग ही रही है। अब तक का पूरा जीवन वही प्रयाग में गुजरा, अब कुछ वर्षों से इधर आना हुआ है। और ये भी अपना, छत्तीसगढ़ भी अपना ही है। वो भगवान राम हमारे अपने रहे, पूरे देश के, आजकल नेपाल कह रहा है वहां रहे, तो भगवान राम की ननिहाल है कौशल। तो मैं मानता हूं कि मैं बहुत ठीक हूं क्योंकि मैं ननिहाल हूं, और भगवान राम की तपस्या स्थली है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी प्रेरणा स्थली है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत आभार आपका, आपके इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए और समृद्ध विरासत से हम लोग को परिचित कराने के लिए बहुत बहुत आभार सर। अब हमारी अगली वक्ता हैं डॉक्टर मीनू अग्रवाल, एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय से। आपका टॉपिक है ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन के नए क्षितिज खुले हैं। अब वर्चुअल भ्रमण टेक्नोलॉजी अत्यंत सुलभ हो चुकी है।
जिन स्मारकों का भौतिक भ्रमण शायद संभव नहीं हो पाता था, आप उन्हें भी वर्चुअल टूर के माध्यम से देख और समझ सकते हैं, और बहुत से URL इस प्रकार के वर्चुअल टूर के उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर आप सबको पता है कि जितने पर्यटक जाते थे, उनकी लापरवाह जीवन शैली के कारण कभी गंदे हाथों से वहां पर कुछ लिख आते थे या अपना चिन्ह बना देते थे, या वेस्ट मटेरियल वहां छोड़ आते थे, जिससे उन ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो कोविड-19 के चलते ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव और क्षति अब इस संकट काल में वर्चुअल पर्यटन के कारण निश्चित रूप से कम होगी। एक फायदा भी है, कम खर्च में अधिक लोग और अधिक स्थानों की यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। अर्थव्यवस्था के दूसरे आयाम खुलेंगे, जैसे नए वीडियो को बनाना, अपलोड करना, ऑनलाइन गाइड क्लासेस, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन सैर आदि। ये सही है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा ही पठन पाठन का एकमात्र विकल्प है, लेकिन विसंगतियों की विविधता से भरे देश में ये किसी चुनौती से कम नहीं है। ई लर्निंग के इस विकल्प में ऐतिहासिक विरासतों का पर्यटन के माध्यम से जानकारी देना शायद अब ज्यादा सुलभ, सस्ता और आसान हो गया है। पर्यटन स्थल जो ऐतिहासिक विरासत के रूप में संरक्षित है और किसी न किसी कालखंड के इतिहास के गौरव की गाथा को समेटे हैं, कि ऑनलाइन सैर अपने छात्रों को कराई जा सकती है। इन स्मारकों के विविध आयामों के वीडियो करती हूँ, दिखाने के लिए बहुत सारे स्मारक हैं, पर इस छोटे से वक्तव्य में सभी संभव नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, आपने वर्चुअल टूरिज्म को आज यहीं साकार कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार मैम। अब हमारी अगली वक्ता है डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव। मैम, आप प्राचीन इतिहास विभाग में बसंत कन्या महाविद्यालय संगठक BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। मैम, आपका टॉपिक है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर म्यूजियम इन इंडिया ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो। थैंक यू मैम। यहाँ पे करती हूँ प्राचार्य डॉक्टर कविता मिश्रा, आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य, तेजस्वी वक्तागण और सुधी श्रोतागण, आप सब के प्रति मैं स्वागत करती हूँ और इस अत्यंत सारगर्भित जो वक्तव्य श्रृंखला है उसका पाठ बनने के लिए बधाई देती हूँ। साथ में इस पर्टिकुलर जो विषय है उसके चयन के लिए भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। हालांकि सभी ने कहा कि विषय बहुत बड़े हैं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है जिसके ऊपर बात करना चाहिए। एक से ज़्यादा इसके खंड हैं जो अपने आप में समग्र हैं, और मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे अंतरंग तरीके से जुड़े हैं कि इन्हें एक दूसरे के तार से जोड़ा जा सकता है, और साथ में हम कोविड-19 को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोविड और पर्यटन इंडस्ट्री, हमारी विरासत और साथ में संग्रहालय, इन सबके बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन हैं, और वो कॉमन पॉइंट्स हैं जो प्रकृति है दोनों की वो सेम है। यानी कोविड भी सामुदायिकता से व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस की और व्यक्तिगत चेतना की तरफ लौटने के लिए बार बार कह रहा है, और हमारी विरासत, हमारे जो पर्यटन है, पर्यटन जो इंडस्ट्री है, साथ में जो संग्रहालय से जुड़े हुए लोग हैं और जो वो अनुभव है, वो सब कहीं ना कहीं इसी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ने की यात्रा की बात करते हैं। इसलिए इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों ये जो दोनों विषय हैं, इनको एक साथ लेकर के चलना, साथ में रीडिफिनेशन को ढूंढना एक बहुत ही सार्थक पहलू होगा इस सेमिनार के आउटकम की दृष्टि से। मैं सबसे पहले अपने जो आयोजन समिति है उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्क्रीन शेयर, या इट इज नाउ अलाउड। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और इसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। जो विषय है आज मैंने जिस विषय को लिया है वो एक
मैं तो सबसे पहले कि मैं जानती हूँ समय थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास और भी वक्त है। विषय है मेरा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर म्यूजियम्स इन इंडिया। कोविड-19 के दौरान और उसके पश्चात भी जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं म्यूजियम्स के समक्ष, उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। क्या है म्यूजियम्स, इसकी परिभाषा बहुत तरीके से दी गई है। रिसेंटली 2007 में आईकॉम जो यूनेस्को की एक ब्रांच है और म्यूजियम्स के साथ म्यूजियम्स की देखरेख के लिए है, उसने इसको इस रूप में व्याख्यायित किया कि म्यूजियम्स एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान है। निश्चित तौर पर परमानेंट है वो, जो सोसाइटी के समाज की सेवा में और उसके विकास में महत्वपूर्ण भागीदार हैं, लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं और साथ में कला वस्तुओं को अधिग्रहित करने, उनको सुरक्षित मैम थोड़ा सा आवाज और तेज करिए, बहुत हाँ, अभी सुनाई दे रही है क्या? जी जी। अच्छा, सॉरी मैम। तो पुरावस्तुओं के अधिग्रहण और उनके संरक्षण, उनके ऊपर शोध करने और साथ में लोगों तक उन पुरावस्तुओं के महत्व को पहुंचाने की दृष्टि से ये म्यूजियम्स एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है ये रिसेंट ईयर्स में आई है, 2007 और उसके बाद 2014 में भी यूनेस्को इस परिभाषा पे कायम रहता है। लेकिन अगर शुरुआत देखें तो म्यूजियम शब्द म्यूजियन नाम के एक यूनानी शब्द का इंग्लिश तर्जुमा है, जिसका अर्थ होता था ज्ञान की 9 देवियों, 9 म्यूजियस का मंदिर। और इसमें सब कुछ समाहित है, इसमें विज्ञान से लेकर खगोल शास्त्र, इवन मंत्र शास्त्र, कला, सब कुछ इसमें समाहित है। और इनसे जुड़ी जो मानव समुदाय की उपलब्धियां हैं उन सबको एग्जिबिट करने का ये एक कंस्ट्रक्टिव मीडियम बनने लगा। इस म्यूजियम या संग्रहालय शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जिनको हम बिंदुगत रूप में देख सकते हैं। अभी भी बताया थोड़ी देर पहले भी कि कैसे यूनेस्को उनको पॉइंट आउट करता है कि कलावशेषों को ढूंढ करके, उनको संरक्षित करके, उनकी सेफ्टी का इंतजाम करके, उनका डॉक्यूमेंटेशन कराना, उनका पूरा एक डेटाबेस तैयार कराना और उसके बाद एग्जिबिट करना ताकि लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके। साथ में भविष्य के लिए उनके ऊपर शोध किया जाना चाहिए और इस शोध को प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस समग्र कार्य व्यापार के द्वारा संग्रहालय इनफॉर्मल एजुकेशन का मीडियम बन जाते हैं। ऐसा इनफॉर्मल एजुकेशन जो क्यूरियोसिटी बेस्ड है, जहाँ पर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के अभिभूत होकर लोग आते हैं और सीख के चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो कुछ संग्रहालय की डेफिनेशंस बड़ी अच्छी हैं, जैसे सैमुअल जॉनसन ने काफी पहले बोला कि म्यूजियम विद्वत्तापूर्ण जिज्ञासा का केंद्र है, ऐसी वस्तुओं का संग्रह करते हैं जो विद्वानों की जिज्ञासा या विद्वत्तापूर्ण जिज्ञासा प्रदर्शित करती है। एडवर्ड फिलिप ने एक परिभाषा दी कि संग्रहालयों को सिर्फ एक ऐसे भवन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जो लाइब्रेरी का काम करते हो या जहाँ पर महाविद्यालय की तरह से शिक्षण दिया जाता हो, बल्कि ये शिक्षण बड़ा ही मनोरंजक और बड़े ही तल्लीन तरीके से दिया जाता है, जहाँ पर विद्यार्थी या जो शिक्षा पाने वाला व्यक्ति है उसको पता भी नहीं चलता कि किन रूपों में संस्कृति और संस्कृति के तत्व उसमें ट्रांसमिट किए जा चुके हैं। ये हिंदुस्तान का पहला फॉर्मल म्यूजियम है जिसे हम इंडियन म्यूजियम के नाम से जानते हैं, कैलकाटा में स्थित है और जो 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हालांकि लोगों के दर्शन के लिए इसको 1848 ईस्वी में खोला जा सका, पर विलियम जोन्स और उनकी संस्था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने इस दिशा में प्रयास किया। तो यहाँ हम जान लें कि यूरोपीय विद्वानों ने ही संग्रहालय को प्रमोट किया। तो बात होगी कि क्या हिंदुस्तानियों के अंदर ऐतिहासिक चेतना का अभाव था? तो नहीं, हम शायद ये नहीं समझते थे कि किसी एक भवन में सभी धरोहरों और विरासतों से संबंधित ऑब्जेक्ट्स को रखा जा सकता है या दिखाया जा सकता है। इतिहास की जो भारतीय अवधारणा थी वो जीवन में निहित एक्सपीरियंसेस के द्वारा इतिहास को ट्रांसमिट करने की थी, बनस्पत इसके कि हम किसी भवन में कुछ ऑब्जेक्ट्स को ला करके संग्रह करके उसको प्रदर्शित कर सकें। अब तक
हिंद की प्रासंगिकता को खोने वाले क्षेत्र नहीं है, बशर्ते हम उन्हें नए समय और नई परिभाषाओं के अनुरूप कर सकें। This is a thanks quote. Thank you for seeing museums in me when all I saw were empty hallways. एक खाली म्यूजियम में, एक खाली कक्ष में आपने म्यूजियम को देखा, इस बात के लिए शुक्रिया। ये मेरी तरफ से दिया गया वक्तव्य और उसके साथ उन म्यूजियम्स की स्थिति से बहुत तादाद में स्थापित कर रहा है जहां इस समय बहुत अकेलापन है। म्यूजियम्स कम्युनिटी एक्सपीरियंस से आगे बढ़कर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं, जहां पर ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए एक भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन आनंद सबका व्यक्तिगत होता है। तो ऐसी स्थिति में उस खालीपन में भी अगर हम म्यूजियम एक्सपीरियंस को डाल करके उसको इन्हांस कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि होगी और ये बदलाव सचेष्ट होगा, सार्थक होगा। तो इसके साथ मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू मैम, आपके वक्तव्य के लिए। संग्रहालयों की जो सार्थकता पर आपने अपना वक्तव्य दिया बहुत ही लाभदायक रहा है। आपका बार बार आभार। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर सतीश सिंह जी, जो कि संत तुलसीदास पीजी कॉलेज सुल्तानपुर से हैं, अवध विश्वविद्यालय से। आपका टॉपिक है पर्यटन स्थलों का सांस्कृतिक जैववाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद पूरी आयोजन समिति को, पूरे कॉलेज प्रबंधन को, जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं आदरणीय प्रबंधक महोदया भी हैं, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं इसके लिए, और साधुवाद पैंडेमिक सिचुएशन में आपने एक सार्थक प्रयास किया है। महोदय से निवेदन करूंगा जी 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 सर। शेयर का उससे और जो आदरणीय रिसोर्स पर्सन है, जो आदरणीय आयोजन, और उससे जो को ध्यान में रखें कि जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वह आनंद आज नहीं लगातार बना रहे, आने वाली संतत, आने वाली पीढ़ियों को भी हस्तांतरित होता रहे। इसलिए उसका संवर्धन कीजिए, उसका संरक्षण कीजिए और उसे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दीजिए। आओ इस संस्कृति के साथ मिलो, संस्कृति के साथ मिलोगे तो संस्कृति तुम्हें अमरता प्रदान करेगी। अभी इसके पहले मैं मैडम को सुन रहा था, मैडम ने कहा कि प्रत्येक जो भौतिक सुंदरता है वो समय के साथ विनष्ट होने लगती है। लियोनार्डो दा विंची को कोट कर रही थी। तो जो भौतिक संस्कृति हमारी है वो समय के साथ क्षीण होगी। संसार में कोई अस्थाई नहीं होता है, लेकिन ये जो पर्यटन की संस्कृति है, उस क्षेत्र में बसने वाली संस्कृति की आत्मा है, उसे प्रणाम करो, उसके साथ जीने का अपना रुख बनाओ, वही संस्कृति तुम्हें जीवंतता प्रदान करेगी। आपके पास अनेक अनेक उदाहरण हैं। आप प्रयाग क्षेत्र में बैठे हैं, जो कुंभ है एक प्रयाग देव माना जाता है, तीर्थराज माना जाता है। उस प्रयाग को भारतीय संकल्पना में कभी भूभाग नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक देव तुल्य माना है। हम उस प्रयाग भूमि की प्रार्थना करते हैं, उसमें एक जीवन की कल्पना करते हैं। तो उस जीवन का संवर्धन कीजिए, उसको बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कीजिए, और जैसा जीवन हो उसी जीवन के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप उसमें उस जीवन के अतिरिक्त छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करेंगे, उसका अनादर करेंगे, तो मैं एक बार पुनः कहूंगा कि सांस्कृतिक जीव की हत्या का पाप मानव के ऊपर लगेगा, और इस जीव हत्या का पाप किसी न किसी प्रायश्चित के रूप में देखना पड़ेगा। वह प्रायश्चित कभी कोविड के नाम पर हो सकता है, कभी सार्स के नाम पर हो सकता है, कभी मार्स के नाम पर हो सकता है, किसी अन्य के नाम पर हो सकता है, लेकिन वो जरूर मिलेगा। इसलिए एक बार मैं
क्योंकि मेरी स्क्रीन बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं वक्तव्य को अत्यंत संक्षेप में करता हूं और मुझे ऐसा कहा भी गया है कि संक्षेप में करने को। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपको अपील करता हूं कि हर संस्कृति क्षेत्र को समझने का प्रयास कीजिए, उसी अनुसार आचरण कीजिए और उसको पूरा बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। उसके साथ मिलिए, वो आपको साथ मिलाएगा। इस प्रकार संस्कृति और आप दोनों अमरता को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त भी करता हूं। नेटवर्क की असुविधा के कारण मुझे आगे नहीं कंटिन्यू करने की स्थिति लग रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैडम। सर आपका बहुत बहुत आभार। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के कारण हम सभी लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा, ज्ञानवर्धक रहा। इसी के साथ आज की इस वेब गोष्ठी को मैं यहीं समापन करने की घोषणा करती हूँ। हमारे साथ जितने भी प्रतिभागी जुड़े, वक्ता जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का जो वक्तव्य इतना विद्वतापूर्ण सुनने को हम लोगों को मिला, उससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। आप सबका, हमारे महाविद्यालय परिवार के जो भी सदस्य थे, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे जो भी सहयोग मिला, मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेषकर मैं अपनी प्रबंधक मैडम के लिए, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है और वो हम लोगों का उत्साहवर्धन करती रहती हैं। धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से हृदय से प्रणाम, अभिनंदन आपका।